दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्या मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है? क्या नरेंद्र मोदी को वो ज़्यादा सीरियस प्लेयर समझते हैं? लेकिन ऐसे में जब IMF कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत को गैर मामूली खतरात का सामना है, इस तरह की खबरें ना बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं ओवरऑल। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने भीख भी दिया पाकिस्तान को। इफ्तिखार साहब, जब इस सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं, एक जहन में सवाल उठता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी विजन को वो स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पाते। अगर हमने सोच ही लिया है वो मुकम्मल नहीं होता। अभी रिकॉर्ड मंसूबे के अंदर अगर $1 अरब की सऊदी सरमायाकारी की बात करें तो क्या ये यकीन दिला पाएंगे सऊदी अरब को कि इन फ्यूचर कोई अदालती फैसला आके किसी मामले को मुतासर नहीं करेगा? यहाँ तो किसी भी तरह का फैसला आता है पूरा प्रोजेक्ट फिर कहीं पड़ा होगा। तो दोस्तों, कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान अमीर देशों के सामने बाहें फैलाए खड़ा है, इसमें भी खासकर अरब मुल्कों के लिए, जिससे उसे थोड़ा बहुत लोन मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में गरीबी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बुरे वक्त में भी पाकिस्तान को और एक बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा रद्द कर दी है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि क्राउन प्रिंस की यात्रा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मदद लेकर आएगी। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि इस यात्रा से उनके देश में नया इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। क्राउन प्रिंस के रद्द हुए दौरे को शहबाज सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। क्राउन प्रिंस ने अपना पाकिस्तान का दौरा क्यों रद्द किया, फिलहाल इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन रद्द हुआ उनका ये दौरा पाकिस्तानियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कि यहाँ के जो सियासी हालात हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की, उसमें सऊदी अरेबिया को ड्रैग किया जा रहा है। PTI की तरफ से सऊदी अरेबिया को भी मुलव्वस किया जा रहा है उसके अंदर। अभी जो यहाँ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो उसमें मरवत साहब और ये और वो सब कुछ चल रहा है। तो अब मैं समझता हूँ ये बात पसंद नहीं आती सऊदी अरेबिया के रूलर्स को। भाई, हम आ रहे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप की वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रही है, फैला रही है ना जी, ऑपोजिशन है जो भी है, बिल्कुल, तो हमारे बारे में ये कर रही है। कल को ये आते हैं यहाँ और पार्लियामेंट के अंदर PTI खड़ी होकर फिर कोई कर देती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस। और तीसरी बात ये है कि कुछ इशारा उनको भी मिल गया है कि उनके जो सफ़ीर हैं यहाँ, वो भी लिख के भेजते हैं कि यहाँ के सियासी हालात क्या हैं, ख़तरे क्या हैं, रिस्क क्या है, और क्या आपके ऊपर तबसरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कौन क्या बात कर सकता है। और अब IMF की तरफ से भी ये इशारा आ गया, और उनको अभी आज की हेडलाइंस थी कि IMF भी कह रही है कि हालांकि मामले सही चल रहे हैं, जो मगर इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर सियासी इंस्टेबिलिटी जो है और जो वहाँ टेंशन हुई हुई है मुल्क में, वो अगर जल्दी रिजॉल्व ना की गई, उस मसले हल ना किए गए, तो सारा IMF का प्रोग्राम जो है ये डीरेल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी खदशा है। और याद रहे कि सऊदी अरेबिया ने ये पहले फैसला किया था कि अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अगर IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा तो भी आएगा, फिर सऊदी अरेबिया भी आएगा। तो वो सारा सिलसिला शुरू हो गया। अब अगर उनमें से एक मेजर खिलाड़ी IMF जैसा कह रहा है कि भाई गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान में, हालांकि सब चीज़ें अभी तक ठीक चल रही हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, मगर पॉलिटिकल फ्रंट के अंदर बड़ी इंस्टेबिलिटी है जो कि इकोनॉमिक्स को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस हो गए हैं सऊदीज़ कि सियासी तौर पे मुल्क जो भी स्टेबल नहीं है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ एक फोर्स है जो बहुत पावरफुल फोर्स है, दूसरी तरफ एक अवामी फोर्स है। इस्लामिक कंट्री है तुर्की, इस्लामिक कंट्री, और ये वो कंट्री हैं जो हमारे साथ, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं लोगों को पूरी दुनिया में कि भाई पाकिस्तान के साथ अगर कोई कंट्री खड़ा वो तुर्की है और सऊदी है। वो जाके रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ, हम क्यों नहीं कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? मतलब इसमें क्या लॉजिक है? वो क्यों कर रहे हैं? चले हमारी छोड़ दें। जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं ना, उसमें गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी किसी भी फोरम पे, फर्ज करें मैं अगर बात करता हूँ, अभी आप तुर्की का इंडिया के आपने हवाला दिया और हमने वहाँ पे क्या किया, अब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, हमने जो हमारे पास फ्लड विक्टिम्स के लिए इमदाद आई थी, हमने उसी को रीपैक करके उसका टैग भी चेंज नहीं किया और वही हमने वापस भेज दी है। अब उससे क्या इम्पैक्ट आया हमारे पास, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री की उनकी स्टेटमेंट आती है कि ये आप लोगों ने क्या किया है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करती हैं। सऊदीया के हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी उनके कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं
जो अगर हम मतलब दोनों कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, अगर इंटरनेशनल फोरम पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान है, ईरान का और ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं, अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हमारे और सऊदीया के रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट, हाँ, शिया सुन्नी का तो हमारे पास है ही ना, तो लेकिन हमने ये बायलैटरल रिलेशंस को बड़ा वाइजली हमने इनको करना होता है। किसी अगर फोरम पे हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। देखें, इस वक़्त जो हर चीज़ की कुंजी है ना हमारे खित्ते में, या वो शी जिनपिंग के पास है या वो नरेंद्र मोदी के पास है। देखें, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर लिया चीन के साथ। चलें, उस पे भी बात की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं, वो एशिया को लीड कर सकते हैं? अमेरिकन्स चाहते हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो और वो जो एशिया और जितनी भी डेवलप वर्ल्ड है, अफ्रीका एंड अमेरिका एशिया जो है, इसको नरेंद्र मोदी या भारत को स्पेस दी जाए। जो मेरा आज का इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जिन्हें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैं, 6 ये ममालिक हैं, दे आर वर्किंग ऑन वन वीज़ा, तैयार है बल्कि उनका, ठीक है जी। और अब आप अगर मिडल ईस्ट में आएँगे, तो देन यू कम विद वन वीज़ा, एक वीज़े के साथ आएँगे। जैसे हम शेंजन वीज़ा हमें मिलता है, तो हम यूरोप जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सिंगल टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है जी, ये इस साल के आखिर में वो दे रहे हैं। ये जो वीज़ा है, ये एशिया के अंदर, ये साउथ एशिया के अंदर, सार्क में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। अब अगर जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, वो अपने आप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि लोग यहाँ कारोबार करने आए हैं, टूरिज़्म करने आए हैं। ये नरेंद्र मोदी पे एक बहुत बड़ी एक आप समझ लें कि एक ज़िम्मेदारी आ गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझूँगा ज़िम्मेदारी है। वो क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया तरक्की करे सारा, देखें, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पाकिस्तान तरक्की ना करे, नहीं नेपाल उस तरह ना हो, नहीं बांग्लादेश को थोड़ा-सा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू शो मैग्नानिमिटी, ठीक है जी। सो अगर नरेंद्र मोदी चाहें, तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि सारे का सारा यूरोप एशिया है। देखिए, मिडल ईस्ट में आप आते हैं, मिडल ईस्ट में क्या इम्पोर्टेंट है? सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट बना दिए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं। इनके पास बड़े पैसे थे, वेस्ट से सारे इंजीनियर्स बुला लिए, साइंटिस्ट बुला लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जॉब्स हैं, फिर इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पे बहुत सारी बात है, पैसा वो जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है, बांग्लादेश के पास बहुत कुछ है, नेपाल के पास बहुत कुछ है। अगर कोई ये बंदा काम कर सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है और कोई बंदा मैं आपको गारंटी